हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं ग्लोब, अक्षांश एवं देशांतर, ग्लोब, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड को इस वीडियो में हम लोग समझेंगे। और समय कैसे निकालते हैं, स्थिति एवं तिथि को कैसे निकाला जाता है किसी भी देश या किसी भी स्थान का, उसको हम लोग इस वीडियो में समझेंगे। तो मैं ऑनिक आपका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट विद ऑनिक में। तो चलिए इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं, ग्लोब एवं अक्षांश और देशांतर। तो पहले जान ले ग्लोब क्या होता है। यह है एक ग्लोब। ग्लोब जो होता है, ग्लोब पृथ्वी का एक नमूना है, पृथ्वी का एक नमूना है ग्लोब। और ग्लोब का उपयोग हम पृथ्वी के अध्ययन के लिए करते हैं। ग्लोब का उपयोग पृथ्वी का अध्ययन के लिए करते हैं और एक पृथ्वी का नमूना है। तो इस पृथ्वी पर किसी भी स्थान की स्थिति या समय और तिथि को निकालने के लिए पृथ्वी पर दो प्रकार की काल्पनिक रेखाएं खींची गई है। काल्पनिक मतलब कल्पना करके काल्पनिक रेखाएं खींची गई है। एक अक्षांश रेखा और एक देशांतर रेखा, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। तो इन दोनों को ही इस वीडियो में हम लोग बेहतर ढंग से समझने वाले हैं। तो आइए पहले हम लोग अक्षांश रेखा को समझ लेते हैं, फिर आते हैं देशांतर की ओर। तो पहले अक्षांश रेखा। अक्षांश रेखा जिसको इंग्लिश में लैटिट्यूड बोला जाता है। अक्षांश रेखा, लैटिट्यूड। अक्षांश रेखा क्या होते हैं? पृथ्वी के पश्चिम से पूर्व की ओर खींची गई काल्पनिक रेखाएं जिनका उपयोग हम साधारणतः किसी भी स्थान की स्थिति जानने के लिए करते हैं, उसे हम लोग अक्षांश रेखा कहते हैं। ये पश्चिम से पूर्व की ओर खींची होती है रेखा। तो और इसका उपयोग हम क्यों करते हैं? तो साधारणतः किसी भी स्थान की स्थिति जानने के लिए हम इसका उपयोग करते हैं। तो इससे पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण पॉइंट को हम लोग देखेंगे। तो पहला पॉइंट, पृथ्वी पर कई सारे अक्षांश रेखाएं हैं। तो पृथ्वी पर, ये ग्लोब पर हम लोग यह पृथ्वी को ग्लोब मानते हैं क्योंकि ग्लोब पृथ्वी का एक नमूना है। तो हमको पृथ्वी का अध्ययन करना है तो हम ग्लोब का ही उपयोग करेंगे। तो ये मानते हैं ये एक पृथ्वी एक ग्लोब है। तो पृथ्वी के बीचों बीच, इस पृथ्वी के बीचों बीच जो आप ये रेखा देख रहे हैं, इस तरह से एक रेखा खींची गई है जो कि एक अक्षांश रेखा ही है, और उसका मान दे दिया गया है 0 डिग्री, जिसे हम लोग विषुवत रेखा ज्योग्राफी के भाषा में, भूमध्य रेखा हिंदी में और इक्वेटर इंग्लिश में और मान के रूप में 0 डिग्री कहते हैं। तो पृथ्वी के बीचों बीच एक अक्षांश रेखा खींची गई है जिसका मान 0 डिग्री है, जिसे हम लोग भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा या फिर इक्वेटर कहते हैं। ये जो भूमध्य रेखा है, ये पृथ्वी को 2 बराबर भागों में विभाजित कर देती है। कौन सी रेखा? विषुवत रेखा। तो इस विषुवत रेखा के ऊपर के भाग को हम लोग उत्तरी गोलार्ध बोलते हैं और नीचे के भाग को हम लोग दक्षिणी गोलार्ध बोलते हैं। इसके दक्षिण भाग को दक्षिणी गोलार्ध और उत्तरी भाग को उत्तरी गोलार्ध कहते हैं इस विषुवत रेखा के। और इस विषुवत रेखा में स्थित कुछ देशों के नाम, मतलब जो विषुवत रेखा है, कुछ देश आएंगे जो इस विषुवत रेखा में स्थित है। तो विषुवत रेखा में स्थित कुछ देशों के नाम जैसे इक्वाडोर, इसके अलावा ब्राजील, मालदीव, इंडोनेशिया, कोलंबिया, ये कुछ ऐसे महत्वपूर्ण देश हैं जो विषुवत रेखा में स्थित है। कौन कौन से? इक्वाडोर, ब्राजील, मालदीव, इंडोनेशिया, कोलंबिया। मालदीव
जो है ये भारत के दक्षिण में है और इंडोनेशिया भारत के दक्षिण पूर्व में स्थित एक देश है। ठीक है, सभी देश है। तो ये कुछ देश जहां से विषुवत रेखा गुजरती है। कौन सी रेखा? विषुवत रेखा। ठीक है, विषुवत रेखा को हम लोगों ने समझा। अब विषुवत रेखा के जैसे भारत में कई सारी अक्षांश रेखा खींची गई है, तो उनमें से एक महत्वपूर्ण 0 डिग्री। इस 0 डिग्री के ऊपर हर एक डिग्री के अंतराल पर, मतलब 0 डिग्री है, बढ़ेंगे 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री करते करते उत्तर की ओर कुल 90 अक्षांश रेखा खींची गई है और इसके ठीक नीचे की ओर भी कुल 90 अक्षांश रेखा खींची गई है। तो कुल अक्षांश 90, 90, 180 और विषुवत रेखा जो कि ये भी एक अक्षांश है, तो इसको भी ऐड कर लिया जाए तो कुल अक्षांशों की संख्या हो जाती है 181। ऊपर 90 अक्षांश, नीचे 90 अक्षांश और बीच में एक इक्वेटर को ले लिया जाए तो कुल अक्षांशों की संख्या हो जाती है 181। तो इस 181 में से कुछ ही को हम लोग को समझना है, सभी को समझना महत्वपूर्ण नहीं है। ठीक है, तो आइए हम लोग और अक्षांश रेखाओं के बारे में जानते हैं। एक तो हम लोगों ने भूमध्य रेखा को देखा, अब और अक्षांश रेखा को देखते हैं। इसके पहले ये जान ले कि दो अक्षांशों के बीच की जो दूरी होती है 111 किलोमीटर होती है। दो अक्षांशों के बीच की दूरी 111 किलोमीटर होती है। ठीक है, तो पॉइंट में डाल देता हूं मैं, दो अक्षांश का बीच का दूरी की दूरी कितनी होती है? 111 किलोमीटर होती है। ठीक है, अगला पॉइंट देखिए। अब हम लोग और कुछ अक्षांशों के बारे में जानेंगे, लेकिन इससे पहले इसको समझने के लिए एक कॉन्सेप्ट को आपको समझना होगा। क्या? ये पृथ्वी है, ये जो मैंने बीच से खींचा, ये पृथ्वी का अक्ष होना चाहिए था और ये पृथ्वी का तल है, लेकिन पृथ्वी कुछ इस तरह से है। मतलब ये जो सीधा मैंने खींचा पृथ्वी का अक्ष है और इधर से जो होना चाहिए था ये अक्ष होना चाहिए था और ये है तल, लेकिन पृथ्वी इस तरह से है। मतलब पृथ्वी इधर थोड़ी झुकी है, होना चाहिए था इधर, लेकिन पृथ्वी इधर थोड़ी झुकी हुई है। कितना झुकी है? 23.5 डिग्री। पृथ्वी अपने अक्ष से 23.5 डिग्री झुकी है और अपने आधार तल से 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। जैसे पृथ्वी 90 डिग्री पे, ये पृथ्वी 90 डिग्री पे है, अगर हम इसको 23.5 डिग्री झुका देंगे तो इधर से 23.5 डिग्री झुक गया, लेकिन इधर से कोण किसका बनेगा? 66.5 का। जब मैंने 66 और 23.5 को मिला देंगे तब ना 90 होगा। तो 23.5 डिग्री झुकी है और 66.5 डिग्री का कोण बनाती है पृथ्वी। अब कुछ और अक्षांशों का हम देखते हैं। देखिए, विषुवत रेखा के ठीक ऊपर 111 किलोमीटर बाद 1 डिग्री के अंतराल पर 23.5 डिग्री में जो अक्षांश रेखा है नॉर्थ में, ऊपर उत्तरी, तो विषुवत रेखा के ऊपर 23.5 डिग्री में जो अक्षांश रेखा है उसको हम लोग कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं। कर्क रेखा 23.5 डिग्री पे नॉर्थ में है। ठीक है, अब ये 23.5 डिग्री इतना महत्वपूर्ण हुआ क्यों? 20 डिग्री क्यों नहीं हुआ? क्योंकि पृथ्वी 23.5 डिग्री झुकी है, इसलिए एक तरह से महत्वपूर्ण हो गया। ठीक है, और 23.5 डिग्री कर्क रेखा। ठीक, विषुवत रेखा के नीचे भी हर 1 डिग्री के अंतराल पर 23.5 डिग्री में जो अक्षांश रेखा है, जो कि 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश है, उसको हम लोग कहते हैं मकर रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ठीक है, अब पहले इन दोनों से पूछा जाने वाले कुछ प्रश्नों को हम लोग देख लेते हैं। इससे पहले ये जान ले कि कर्क रेखा के ऊपर हर 1 डिग्री के अंतराल पर या विषुवत रेखा के ऊपर हर 1 डिग्री के अंतराल पर 66.5 डिग्री में जो रेखा है उसको आर्कटिक रेखा कहते हैं। ये 66.5 इंपॉर्टेंट क्यों हुआ? क्योंकि पृथ्वी 66.5 डिग्री का कोण बनाती है अपने आधार तल से अपना 66.5 डिग्री का कोण बनाती है पृथ्वी। इसलिए भूमध्य रेखा के ऊपर 66.5 डिग्री नॉर्थ में जो अक्षांश रेखा है आर्कटिक, और ठीक नीचे 66.5 डिग्री पर जो अक्षांश रेखा है अंटार्कटिक रेखा। ठीक है, 66.5 साउथ में अंटार्कटिक, 66.5 नॉर्थ में आर्कटिक। ठीक है, अब आगे समझते हैं कर्क रेखा।
कर्क रेखा के में बसे कुछ देश। जैसा हम लोगों ने इसको देखा ना, हाँ ये जो था ये विषुवत रेखा का था, 0 डिग्री का था। अब देखते हैं 23.5 डिग्री उत्तरी, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा में बसे कुछ देश, मतलब कर्क रेखा में बसे कुछ देश। तो आइए देखते हैं। कर्क रेखा में स्थित है मैक्सिको, कर्क रेखा में क्या स्थित है? मैक्सिको। देखिए देश तो बहुत है, लेकिन मैं उन्हीं को बोलूंगा जिनसे प्रश्न पूछे आते हैं जो कि महत्वपूर्ण है। तो मैक्सिको, भारत, इंडिया, बांग्लादेश, म्यांमार, मैक्सिको, इंडिया, बांग्लादेश, म्यांमार, इसके अलावा चीन, ताइवान, मैक्सिको, इंडिया, बांग्लादेश, म्यांमार, चीन, ताइवान ऐसे देश हैं जो कर्क रेखा में स्थित है। ठीक है, अब देखते हैं नीचे मकर रेखा में कुछ देश। देख लेते हैं मकर रेखा में, मकर रेखा में एक चिली, देश का नाम बोल रहा हूं, ताइवान। हाँ, तो मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश में स्थित कुछ देश, तो चिली, अर्जेंटीना, चिली, अर्जेंटीना, ब्राजील, चिली, अर्जेंटीना, ब्राजील, फिर नामीबिया, नामीबिया के बाद साउथ अफ्रीका देश एक, मेडागास्कर, और लास्ट ऑस्ट्रेलिया। ये कुछ ऐसे देश हैं, महत्वपूर्ण देश हैं जहां मकर रेखा स्थित है। चिली, अर्जेंटीना, ब्राजील, नामीबिया, साउथ अफ्रीका, मेडागास्कर, ऑस्ट्रेलिया, महत्वपूर्ण। इसके अलावा भी बहुत हैं। ठीक है, यहां तक हम लोगों ने समझा मकर रेखा में बसे कुछ देश, कर्क रेखा में बसे कुछ देश, अच्छा, और विषुवत रेखा में बसे कुछ देश। आर्कटिक और अंटार्कटिक से उतने प्रश्न नहीं पूछते हैं, इसको बस आप मान के रूप में और स्थान के रूप में आप याद रख सकते हैं। ठीक है, और भूमध्य रेखा के उत्तरी भाग को उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। और ठीक है, तो हम लोगों ने लगभग अक्षांश रेखा से पूछाने वाले प्रश्नों को देखा है। इसके अलावा भी कुछ प्रश्न पूछे आते हैं, जैसे मैं इसको इरेज कर देता हूं, अब देख लीजिए। अफ्रीका एकमात्र ऐसा महादेश है, हम लोग जानते हैं हमारे देश में 7 महादेश है, हमारे पृथ्वी में, सॉरी हमारे देश में नहीं, हमारे पृथ्वी में कुल 7 महादेश हैं। एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अंटार्कटिका, ओशिनिया, यूरोप, कुल 7 महादेश है। इन 7 में से एकमात्र अफ्रीका एकमात्र ऐसा महाद्वीप है या महादेश है जहां से तीनों रेखाएं गुजरती है। मतलब अफ्रीका इस तरह का एक महाद्वीप है, मान लेते हैं हम लोग, यह है विषुवत कर्क रेखा, मकर रेखा, विषुवत रेखा। तो एक अफ्रीका एकमात्र ऐसा महादेश है जिससे तीनों रेखाएं गुजरती है, मतलब अफ्रीका ये पूरे क्षेत्र में विस्तृत होगा। ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब देखिए इससे कुछ और प्रश्न पूछे आते हैं, जैसे जो कर्क रेखा है ये भारत के कुल 8 राज्यों से गुजरती है, जबकि कर्क रेखा भारत से गुजरती है, मैंने भी बोला, तो भारत के कुल 8 राज्यों से गुजरती है। कौन कौन?
राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। उल्टे, त्रिपुरा, मिजोरम, झारखंड, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, ये 8 राज्य हैं जहां से गुजरती है कौन सी रेखा? कर्क रेखा। भारत के राज्य हैं। इसके अलावा और प्रश्न है, जैसे अफ्रीका में एक नदी है कांगो। अफ्रीका में एक नदी है कांगो। ये कांगो नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है, जबकि विषुवत रेखा को ही भूमध्य रेखा कहते हैं। तो कांगो नदी अफ्रीका की एक महत्वपूर्ण नदी है। कांगो विश्व भूगोल में जो विश्व नदी पढ़ेंगे तब कांगो नदी को पढ़ लेंगे हम लोग। तो अफ्रीका का एक नदी है कांगो नदी, जो कि भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। काटने का मतलब क्या होता है? ये रेखा गुजरी और ये नदी इस तरह से एक बार जाते के समय और एक तरह से आते के समय ये 2 बार क्रॉस की। ठीक है, तो कांगो नदी विश्व रेखा को 2 बार क्रॉस करती है इस तरह से इन क्षेत्रों में ही कहीं। अफ्रीका में एक और नदी है लिम्पोपो। लिम्पोपो नदी लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। और भारत में एक नदी है माही। माही नदी कहां है? भारत में। ये कर्क रेखा को 2 बार काटती है। ध्यान रखिए, कर्क रेखा को कौन सी नदी काटती है? भारत की माही नदी। लिम्पोपो नदी किसको काटती है? मकर रेखा को। और जो ये है हम लोग का कांगो नदी, ये विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। काटने का मतलब होता है नदी क्रॉस करना। ठीक है, तो हम लोगों ने अक्षांश रेखा से पूछे जाने वाले कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम लोगों ने समझ लिया है। तो आइए इसको एक बार हम लोग रिकॉर्ड कर लेते हैं। हम लोगों ने देखा पश्चिम से पूर्व की ओर जो रेखाएं हैं काल्पनिक रेखाएं हैं, जिनका उपयोग हम किसी स्थान की स्थिति के लिए करते हैं, तो उसे हम लोग अक्षांश रेखा कहते हैं। 0 डिग्री नामक विषुवत रेखा जो कि एकदम पृथ्वी के बीचों बीच खींची गई है, जो कि उत्तरी एवं दक्षिणी गोलार्ध 2 बराबर भागों में पृथ्वी को बांट देती है। इस विषुवत रेखा के उत्तरी भाग को उत्तरी गोलार्ध एवं दक्षिणी भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। इस विषुवत रेखा में स्थित कुछ देश तो इक्वाडोर, मालदीव, इंडोनेशिया, कोलंबिया, ये कुछ ऐसे महत्वपूर्ण देश है जिससे जो विषुवत रेखा में स्थित है। इसके अलावा भी बहुत है। मकर रेखा को देखा 37 डिग्री दक्षिण में है। कर्क रेखा को देखा 37 डिग्री उत्तर में है। ठीक है, आर्कटिक रेखा 650 डिग्री उत्तर में है। अंटार्कटिक का रेखा 66 डिग्री दक्षिण में है। पृथ्वी 37 डिग्री झुकी है, 66 डिग्री का कोण बनाती है। तो इसको हम लोगों ने, इसके अलावा अफ्रीका एक मात्र ऐसा महाद्वीप है जिससे 3 रेखाएं गुजरती है। कौन कौन सी 3 रेखाएं? कर्क रेखा, विषुवत रेखा, मकर रेखा। इसके अलावा भारत की माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। अफ्रीका की लिम्पोपो नदी मकर को 2 बार काटती है। और कांगो नदी जो कि अफ्रीका का एक प्रमुख नदी है वो विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। काटने का मतलब होता है क्रॉस करना। तो हम लोगों ने इसको अच्छे से समझ लिया है। किसको? अक्षांश को। तो ग्लोब हम लोगों ने पहले समझा कि पृथ्वी का नमूना है। अक्षांश को समझ लिया। अब आते हैं देशांतर में। देशांतर तो पढ़ेंगे, इसके अलावा समय कैसे निकालते हैं, सबसे बड़ा दिन, सबसे छोटा रात, उसको हम लोग लास्ट में समझ लेंगे। ठीक है, तो इसको हम लोग साफ कर लेते हैं, इरेज कर लेते हैं, फिर आते हैं देशांतर की ओर। तो आइए देशांतर को हम लोग अब समझ लेते हैं। देशांतर रेखाएं, देशांतर रेखा इंग्लिश में बोलते हैं लॉन्गिट्यूड। लॉन्गिट्यूड क्या होते हैं देशांतर रेखाएं? मैं इन नामों को थोड़ा इरेज करता हूं क्योंकि मुझे देशांतर रेखा दर्शाना होगा। ठीक है, देखिए पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव, यह उत्तरी ध्रुव और यह दक्षिणी ध्रुव। पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखाओं को देशांतर रेखा कहते हैं। पृथ्वी के
उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाले काल्पनिक रेखाओं को हम लोग देशांतर रेखा कहते हैं। ये देशांतर रेखा उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाती है। ठीक है, तो पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखाओं को देशांतर रेखा लॉन्गिट्यूड कहते हैं। अब देखिए, ये देशांतर रेखा कुछ इस प्रकार होता है, ऐसे ये ग्लोब है, ये देशांतर रेखा है। ठीक है, और यहाँ पर बीच से गुजरी थी उनका कौन सी रेखा, 0 डिग्री अक्षांश गुजरी थी। तो अब ध्यान से अगर देखिएगा, थोड़ा नीचे होगा, ये भूमध्य रेखा यहाँ होगा। ठीक है, अब देखिए ध्यान से अगर आप देखिएगा तो देशांतर रेखाओं की बीच की दूरी ध्रुवों से बढ़ती है। कहां जाने पर, 0 डिग्री अक्षांश मतलब विषुवत रेखा जाने पर। तो देशांतर की दूरी बढ़ती चली जाती है भूमध्य रेखा जाने पर, और फिर भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जाने पर इनकी दूरी घटती चली जाती है। तो एक प्रश्न बनता है इससे कि क्या प्रश्न बनता है इससे, पहले तो ये उत्तर से दक्षिण बिंदु को मिलाती है। इससे प्रश्न बनता है कि दो देशांतरों के बीच की सबसे अधिक दूरी कहां होगी। दो देशांतरों के बीच की अधिक दूरी 111.3 किलोमीटर होती है। अब कहां होती है ये आप बताइए, जल्दी बताइए, कहां होगी दो देशांतर के बीच की सबसे अधिक दूरी। जहां पर देखिए ये ग्लोब है ना, तो यहां देखिए ये ग्लोब है, तो इनकी दूरी बढ़ रही है। इनके बीच की दूरी, दो देशांतर के बीच की सबसे अधिक दूरी 111.3 किलोमीटर भूमध्य रेखा मतलब 0 डिग्री अक्षांश पे होगी, क्योंकि वहां वो सबसे हाईएस्ट होगी, और वहां से फिर डाउन से चली जाएगी दूरी, और ऊपर जाएंगे तो फिर डाउन होते चली जाएगी। मतलब यहीं पर सबसे अधिक होती है 111.3 किलोमीटर, और सबसे कम दूरी ध्रुव पर होगी 0 किलोमीटर। ठीक है, ये कुछ पॉइंट है। इसके अलावा जैसे हम लोगों ने ग्लोब को समझने के लिए, बीचों बीच अक्षांश को समझने के लिए बीचों बीच से एक रेखा विषुवत रेखा को मानकर आगे बढ़े थे, वैसे ये देशांतर को समझने से, देशांतर को समझेंगे तो एक देशांतर को प्रमुख मान लिया गया है। पहले ये जान ले कि देशांतर के माध्यम से समय और तिथि निकालते हैं। कैसे निकालते हैं वो आगे बताया जाएगा। ठीक है, तो देशांतर के माध्यम से ही समय निकालते हैं, लेकिन सिर्फ एक देशांतर को प्रमाणिक देशांतर मान लिया गया, मेन देशांतर मान लिया गया, प्रमुख देशांतर मान लिया गया, और उसी के माध्यम से समय को निकालते हैं। तो एक बात याद रखिए, देशांतर रेखा समांतर नहीं होती है, इनकी दूरी बढ़ती है, घटती है और अर्धवृत्ताकार होती है। ठीक है, अब देखिए लंदन के ग्रीनविच, देखिए यूनाइटेड किंगडम एक देश है, वहां उसकी राजधानी लंदन है। लंदन के किनारे एक शहर है ग्रीनविच। ग्रीनविच से एक देशांतर रेखा निकलती है। अब आप बोलिएगा कि देशांतर रेखा निकलती है उत्तरी ध्रुव से, तो ग्रीनविच, जबकि ग्रीनविच जो देश है वो इस तरफ है। ठीक है, इस तरफ है, थोड़ा इधर होना चाहिए था, वो आप एडजस्ट कर लीजिएगा। मैं यहाँ ज्योग्राफी पढ़ाना, तो यहाँ मान लीजिए है, तो जहाँ से सभी देशांतर उत्तरी ध्रुव से निकलती है, उत्तरी ध्रुव से जब ये रेखा आ रही थी, अभी रेखा का आपको नाम नहीं पता, ये रेखा आ रही थी, तो ये रेखा जलीय क्षेत्र से आ रही थी। प्रथम बार ये जो रेखा है ये ग्रीनविच में प्रवेश की, जो कि यूके का राजधानी लंदन के किनारे बसा एक शहर है। तो प्रथम बार वो रेखा ग्रीनविच में प्रवेश की, इसीलिए इस रेखा का नाम ग्रीनविच रेखा रख दिया गया। इसे मुख्य मध्याह्न रेखा बोलते हैं, मुख्य मध्याह्न रेखा। ग्रीनविच रेखा, मुख्य मध्याह्न रेखा। इसके अलावा 0 डिग्री देशांतर बोलते हैं इसको। प्रमुख यामोत्तर रेखा, प्रमुख यामोत्तर रेखा। अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा, इसी रेखा को ग्रीनविच रेखा कहते हैं।
इसी रेखा को मुख्य मध्याह्न रेखा कहते हैं, इसी को 0 डिग्री देशांतर कहते हैं। जैसे 0 डिग्री अक्षांश था, वो विषुवत रेखा का मान 0 डिग्री अक्षांश था और ये 0 डिग्री देशांतर है, जो कि इस तरह से एक रेखा मान लिया गया है। इसको मेन और इसी से निकाला जाता है। समय उत्पत्ति उत्तरी ध्रुव से होता ही है। प्रथम बार प्रवेश ग्रीनविच में, इसलिए ग्रीनविच रेखा नाम। अंतरराष्ट्रीय समय रेखा इसी को बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इसी रेखा के माध्यम से समय को निकालते हैं। कैसे निकालते हैं पढ़ेंगे आगे। तो इसी रेखा के माध्यम से समय को निकालते हैं, इसलिए अंतरराष्ट्रीय समय रेखा इसी का नाम और प्रमुख यामोत्तर रेखा इसी का नाम है। इसको समझा? अब इस रेखा में स्थित कुछ देशों को हम लोग देख लेते हैं। यूके मीन्स यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, स्पेन, देश का नाम बोल रहा हूं, घाना है, अल्जीरिया है, घाना और घाना होगा, GHENA, घाना। अंटार्कटिका महादेश है, तो आप याद रख सकते हैं अंटार्कटिका वो एक महादेश है। मैं देश का नाम बोल रहा हूँ तो अंटार्कटिका एक महादेश है, ठीक है। तो यूके, फ्रांस, स्पेन, अल्जीरिया, घाना महत्वपूर्ण ऐसे हैं। इनमें से जो यूके, फ्रांस, स्पेन है यूरोप में है और अल्जीरिया, घाना अफ्रीका में है। इस तरह से गुजरी है ना, तो पहले यूरोप में आएगी फिर अफ्रीका में आएगी। तो यूके, फ्रांस, स्पेन, अल्जीरिया, घाना। यूके मीन्स यूनाइटेड किंगडम, जिसको आज हम लोग इंग्लैंड के नाम से जानते हैं, ब्रिटेन पहले का नाम था। ये कुछ देश थे जिससे मुख्य मध्याह्न रेखा बोलो, प्रमुख यामोत्तर रेखा बोले, या अंतरराष्ट्रीय समय रेखा बोले, 0 डिग्री देशांतर बोले, मुख्य मध्याह्न रेखा या ग्रीनविच रेखा बोले, सब इसी का नाम है। तो हम लोग मुख्य मध्याह्न रेखा बोलेंगे, ग्रीनविच रेखा बोलेंगे, 0 डिग्री देशांतर बोलेंगे। तो मुख्य मध्याह्न रेखा से ये देश गुजरते हैं। अब देखिए, इस रेखा के पश्चिम में कुल 180 देशांतर है और पूर्व में भी कुल 180 देशांतर है। ये 0 डिग्री है, ये पूर्व के 180 देशांतर में ही आती है। तो इस तरफ कुल 180 पश्चिम में और उधर भी कुल 180, तो कुल देशांतरों की संख्या हो गई 360 और इसका उपयोग समय और तिथि निकालने के लिए करते हैं। 360 हो गई। अब कुछ अन्य पॉइंट, अब देखिए, जो एक देखिए यह 0 डिग्री है, 0 डिग्री से बढ़ेंगे पूर्व पश्चिम की तरफ बढ़ रहे हैं। 0 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री करते 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 इधर 180 में रुक गई। इधर भी 0 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री करते 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 180 में रुक गई। तो 0 डिग्री एक है और फिर 180 करते 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 बढ़ रही है। अब जो पीछे में है 180 डिग्री देशांतर, क्या वह 2 होगा? क्या वह 2 होगा? 180 पूर्वी और 180 पश्चिमी नहीं, इसीलिए 180 डिग्री देशांतर जो होता है वो एक ही है। एक ही 180 डिग्री देशांतर है, एक ही है 180 डिग्री देशांतर। उसी को हम लोग 180 पूर्व बोलेंगे या 180 पश्चिम बोलेंगे, बात सेम है। लेकिन 100 डिग्री वो नहीं है, 100 डिग्री पश्चिम अलग है, 100 डिग्री पूर्व अलग है। 0 डिग्री एक है, 180 डिग्री एक है, बाकी सभी जो मान है वो अलग अलग है। ठीक है, यहां तक समझे। अब कुछ अन्य पॉइंट को पढ़ते हैं हम लोग, तो इसको हम लोग इरेज कर लेते हैं फिर आगे बढ़ देते हैं। इसको नोट कर लीजिएगा, बहुत हेल्पफुल रहेगा आपके एग्जाम के लिए, चाहे वो कितना महत्वपूर्ण एग्जाम हो, चाहे यूपीएससी हो। अब देखिए, ऊपर से आ रही अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, तो हम लोग यहां मानते हैं 0 डिग्री, तो 0 डिग्री देशांतर कर्क रेखा को कहां पर प्रतिष्ठित करेगी? देखिए, ये आ गई हम लोग का 0 डिग्री देशांतर और यहां से गुजरी थी हम लोग का कर्क रेखा। तो ये जो बिंदु है, जो बिंदु कहा वहां पर इन दोनों का मिलन हो रहा है। तो कौन सा स्थान है? तो अल्जीरिया नामक देश।
अल्जीरिया नामक देश में किसका मिलन होता है? 0 डिग्री देशांतर और कर्क रेखा का मिलन होता है, या काटती है, मिलन भी होता है, काटती है। ठीक है, आगे यही 0 डिग्री देशांतर 0 डिग्री अक्षांश मतलब विषुवत रेखा को कहाँ प्रतिष्ठित करती है? ये जो कर्क रेखा को कहाँ प्रतिष्ठित की? अल्जीरिया में। विषुवत रेखा को कहाँ करती है? गिनी की खाड़ी में। गिनी की खाड़ी। और ठीक मकर रेखा को, हाँ, और 0 डिग्री देशांतर मकर रेखा को कहाँ प्रतिष्ठित करती है? तो नामीबिया देश का, जो कि अफ्रीका का एक देश है, उसके पश्चिम में स्थित अटलांटिक महासागर में। महासागर अटलांटिक। समझ लिया इसको अपने अच्छे से। अब कुछ अन्य बिंदुएं भी इससे पूछी जाती है। जैसे 0 डिग्री देशांतर से समय निकालते हैं, इसीलिए इसे अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा कहते हैं। 0 डिग्री देशांतर से समय निकालते हैं, इसीलिए 0 डिग्री देशांतर को अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा कहते हैं। और 180 डिग्री देशांतर से हम लोग तिथि निकालते हैं, इसलिए 180 डिग्री देशांतर को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। ठीक है, अब देखिए ये 0 डिग्री है, जी मैंने जो खींचा ये है 0 डिग्री, ये 0 डिग्री है, तो ये 0 डिग्री का इधर पूर्व हो जाएगा, इधर पश्चिम हो जाएगा। जीरो डिग्री की इधर पूर्व, इधर पश्चिम हो जाएगा। ठीक है, 0 डिग्री की इधर पूर्व और 0 डिग्री का पश्चिम। तो जबकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व घूमती है, पृथ्वी जो होती है, पृथ्वी इस तरह से घूमती है, ये पृथ्वी का पश्चिम है, ये पूर्व है, तो ये पश्चिम से पूर्व घूमती है, इस तरह से घूमती है पृथ्वी, इस तरह से पश्चिम से पूर्व घूमती है। इसलिए पूर्व का समय पश्चिम की तुलना में अधिक होता है, तो पूर्व का समय पश्चिम की तुलना में अधिक होता है, और पश्चिम का समय पूर्व की तुलना में कम होता है। तो सेम अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा मतलब 0 डिग्री देशांतर, 0 डिग्री देशांतर से पूर्व जाएंगे समय बढ़ेगा, पश्चिम जाएंगे समय घटेगा। एकदम क्लियर रखिए आप। ठीक है, यहां तक एकदम क्लियर है। इसके अलावा जो 0 डिग्री का जो समय है, 0 डिग्री का समय को हम लोग ग्रीनविच समय या यूनिवर्सल टाइम बोलते हैं, इसको एक पॉइंट के रूप में याद रखिएगा। तो देशांतर रेखा को भी, अक्षांश रेखा हम लोगों ने समझ लिया, ग्लोब समझ लिया, देशांतर रेखा को हम लोगों ने समझा। अब समय कैसे निकालते हैं उसको हम लोग समझेंगे। तो आइए अब हम लोग समझते हैं देशांतर के माध्यम से समय को कैसे निकालते हैं। तो आप क्या समझेंगे, समय कैसे निकालते हैं, समय कैसे निकालते हैं, निकालते हैं। ठीक है, देखिए हम लोग जानते हैं कि पृथ्वी 24 घंटे में 360 डिग्री घूम जाती है, मतलब पृथ्वी में कुल 360 देशांतर है। पृथ्वी 24 घंटे में एक चक्कर लगाती है, तो पृथ्वी में स्थित 360 देशांतर भी 24 घंटे में एक चक्कर लगा लेगी। तो 24 घंटे में 360 देशांतर घूम जाते हैं, तो 1 घंटे में कुल देशांतर घूमेंगे 360 और 24 काट देंगे, आएगा हम लोग का 15। इसको आसान भाषा में लिखे तो पृथ्वी को 15, पृथ्वी का जो देशांतर है, पृथ्वी का देशांतर को 15 डिग्री घूमने में समय लगता है 1 घंटा, मतलब 60 मिनट का। 15 डिग्री घूमने में 60 मिनट में 15 डिग्री घूमता है, मतलब 15 डिग्री घूमने में 60 मिनट का समय लगता है। तो 1 डिग्री घूमने में समय लगेगा बराबर 60/15, हम लोग के पास आ गया 4 मिनट। ध्यान दे,
पृथ्वी 24 घंटे में 360 डिग्री घूम जाती है, मतलब पृथ्वी का कुल 360 देशांतर भी 24 घंटे में घूम जाती है। जबकि पृथ्वी मानते हैं पृथ्वी 23 घंटा 56 मिनट 4 सेकंड में घूमती है। पृथ्वी 23 घंटा 56 मिनट 4 सेकंड में एक पूरे परिक्रमा कर लेती है, लेकिन हम लोग यहाँ 24 घंटा मानते हैं। ठीक है, ठीक है, तो मानते हैं पृथ्वी 24 घंटे में एक चक्कर लगा लेती है। तो 24 घंटे में 360 देशांतर घूम जाती है, तो एक घंटे में कुल देशांतर पृथ्वी का देशांतर घूमेंगे बराबर 15। तो काट दिए, 360 से 24 घंटा को आ गया 15 डिग्री। तो 15 डिग्री में 15 डिग्री घूमने में 60 मिनट का समय, तो 1 डिग्री घूमने में 4 मिनट का समय लगा। देखिए अब इसी से समय निकालेंगे, यही 2 से हम लोग समय निकालेंगे। 15 डिग्री घूमने में 60 मिनट, 1 डिग्री घूमने में 4 मिनट, इसी से हम लोग समय निकालेंगे। ठीक है, 1 डिग्री याद रखिए, 1 डिग्री मतलब इसका अर्थ क्या हुआ, 2 देशांतरों के बीच का दूरी समय अंतराल 4 मिनट। ठीक है, 2 देशांतर का बीच का, जबकि हम लोग जानते हैं कि देशांतर के माध्यम से समय निकालते हैं ना, और किस देशांतर के माध्यम से, तो ग्रीनविच रेखा मतलब कि 0 डिग्री देशांतर के माध्यम से निकालते हैं। तो 1 डिग्री घूमने में जबकि 2 देशांतरों का बीच का समय अंतराल 4 मिनट का। ठीक है, याद रखिए यहाँ तक। अब देखते हैं समय कैसे निकालेंगे। अब हम लोग 1 डिग्री का बीच का समय अंतराल 4 मिनट। ठीक है, समय किसी भी जगह का समय निकालने का फॉर्मूला डिग्री गुना 4, जितना डिग्री होगा उसको 4 से गुना कर दीजिए तो मिनट में आपका आंसर आ जाएगा। और घंटा में लाना है तो 60 से भागा कर दीजिए, घंटा हो जाएगा आपका। लेकिन अगर मिनट में लाना है तो सिर्फ 4 से गुना कर दीजिए। देखिए यह फॉर्मूला क्या निकालने का, समय निकालने का। अब निकालते हैं समय। ठीक है, कुछ उदाहरण देखते हैं। देखिए, और ये याद रखिएगा कि ग्रीनविच रेखा से जितने पश्चिम में आएंगे 4 मिनट हर एक देशांतर के बाद घटते जाएगा, और पूर्व में जाएंगे तो 4 मिनट हर एक देशांतर के बाद बढ़ते जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन ऐसा आएगा, अगर 0 डिग्री में 2 बज रहे हैं दोपहर के 2 PM, अगर 0 डिग्री में 2 बज रहे हैं तो 15 डिग्री पूर्वी देशांतर में कितने बजेंगे। अगर 0 डिग्री में 2 बज रहे हैं तो 15 डिग्री पूर्वी देशांतर में कितने बजेंगे। कुछ नहीं है, फॉर्मूला है। क्या है फॉर्मूला, डिग्री गुना 4। यहाँ डिग्री आपको कितना दे रखा है, डिग्री आपको दिया 15 डिग्री, तो बस 15 गुना 4 बटा 60 कर दीजिए, कुछ नहीं है। देखिए 15 से 4 को गुना करते हैं 60, और बटा 60 था, बटा 60 काट दीजिए, 1 आएगा। क्या एक क्या होगा, 1 घंटा। क्या बोले हम, डिग्री को 4 से गुना कीजिए, डिग्री 15 आपके पास, 15 को 4 से गुना कर दिए, बटा 60 कर दिए, आवर में आंसर आएगा आपका। काट के 1 आया, 1 क्या आ गया, आवर में आंसर आ गया। मतलब 1 आवर मतलब 1 घंटा मतलब 60 मिनट। तो 1 घंटा समय अंतराल होगा 0 डिग्री और 15 डिग्री का बीच समय का अंतर कितना होगा, 1 घंटा का। 1 डिग्री में 4 मिनट का और 15 डिग्री में 1 घंटा का अंतर आया। मतलब कि अगर 0 डिग्री में 2 बज रहे हैं तो 15 डिग्री पूर्वी देशांतर में जितने बजेंगे तो 2 में 1 बढ़ाइएगा कि घटाइएगा, ये आप बोलिए। 2 में 1 बढ़ेगा कि घटेगा, कितना बोला मैंने, 15 डिग्री पूर्व में समय बढ़ता है इसलिए 1 घंटा बढ़ेगा, 2 बज रहा है 3 बजेगा। ऐसे निकालते किसी का समय। अब आप बोलिएगा सर भारत का कैसे निकालते, देखिए भारत का कैसे निकालते, अब भारत का निकालेंगे हम लोग। फॉर्मूला सबका यही रहेगा, अभी आप बस देखते चलिए, बहुत मजा आएगा। देखिए ज्योग्राफी बहुत इजी है। देखिए अब भारत में क्या होता है, भारत देखिए किसी भी देश का अगर आपको निकालना है ना तो उसका देशांतर मालूम होना चाहिए। अब क्या होता है, कोई भी देश से बहुत सारी देशांतर रेखाएं गुजरती है, भारत से भी बहुत सारी देशांतर रेखा गुजरी है, और हर एक देशांतर के बीच का समय अंतर 4 मिनट का हो जाता है। तो ये तो बहुत असुविधा हो जाएगा, क्योंकि एक ही देश में
एक देशांतर से दूसरे देशांतर चल जाएंगे तो एक ही देश में समय अलग अलग हो जाएगा, ये तो बहुत असुविधा है। इसलिए उस देश का सरकार उस देश में किसी एक देशांतर को प्रामाणिक मान लेते हैं और उसी से समय निकालते हैं। तो भारत के सरकार ने भारत के बीचों बीच से 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर जो कि भारत का बीचों बीच से गुजरा है, इसको प्रामाणिक मान लिया है। अब ये अलग बात है कि 5 राज्यों से गुजरती है, जिनमें छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश स्थित हैं। ये कुछ 5 राज्यों से गुजरती है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। तो अब देखिए बहुत ईजी है। देखिए डिग्री दीदी आपको डिग्री 82.5 डिग्री, डिग्री गुना 4/60 है ना, आपको डिग्री कितना दे दिया 82.5 डिग्री दे दिया आपको भारत का निकाल दे, भारत में 82.5 डिग्री है ना, तो 82.5 गुना 4/60 हमको अब प्राप्त हो जाएगा। देखिए 4 से 82.5 को अगर गुना करते हैं तो 330 आता है। अब सॉल्व करके देख लीजिएगा, 4 से 82.5 का गुना करेंगे 330 आएगा, बटा 60 है। इसको हम लोग डिवाइड कर देंगे, कितना आएगा 60 से 330 डिवाइड कर देंगे, कितना आएगा 5 घंटा 5 आवर 30 मिनट, 5.5 घंटा आएगा। आप सॉल्व करके देख लीजिए, मैं बोल दिया कि 82.5 गुना 4 बराबर 330 बटा 60 बराबर 5 घंटा 30 मिनट। ऊपर में 5 आएगा, नीचे 30 आएगा, मतलब 5 घंटा 30 मिनट। अब देखिए 5 घंटा 30 मिनट अंतर है, 0 डिग्री और 82.5 डिग्री में 5 घंटा 30 मिनट का अंतर है। जबकि 82.5 डिग्री में भारत स्थित है, तो भारत का समय इससे निकालेंगे हम लोग, इससे से कंपेयर करके 0 डिग्री से। तो 0 डिग्री से कंपेयर करें तो 5 घंटा 30 मिनट आया। अब 5 घंटा 30 मिनट बढ़ेगा कि घटेगा, ये आप बोलिए। भारत 0 डिग्री का पूर्व में स्थित है, तो 5.5 घंटा बढ़ेगा। मतलब अगर ग्रीनविच में 1 बज रहा है दोपहर का, तो भारत में 5.5 घंटा में जोड़ दीजिए 6:30 बजेगा। अगर ग्रीनविच में बज रहा है शाम का 3, तो इसमें 5.5 घंटा जोड़ दीजिए, भारत में बजेगा 8:30। ऐसे निकालते हैं समय। अगर ग्रीनविच में 1 बज रहा है, ग्रीनविच रेखा में ग्रीनविच का समय 1 है, तो भारत का समय 6:30, और 3 बज रहा है तो भारत में बजेगा 8:30। ऐसे निकालता है भारत का समय। मतलब भारत का समय ग्रीनविच से 5.5 घंटा अभी है, आ गया। अभी जितना समय हो रहा है उससे 5.5 घंटा माइनस कर दीजिए, आपको ग्रीनविच का समय प्राप्त हो जाएगा। तो भारत का समझ लिया हम लोग। अब एक और उदाहरण समझते हैं। अब देखिए, अगर आपको बोल दिया जाए कि ग्रीनविच में अगर मतलब कि 0 डिग्री में बज रहे हैं दोपहर के 4 बज रहे हैं, 4 बज रहे हैं 4 PM, दोपहर के 4 बज रहे हैं। तो कोई दूसरा जगह है जहां दोपहर के 6 बज रहे हैं, तो वो कौन सा देशांतर पे स्थित है? ध्यान दीजिए, कोई जगह है जो 0 डिग्री में 4 बज रहा है और कोई दूसरा जगह में 6 बज रहा है, तो वो कौन सा देशांतर पे स्थित है? ये जल्दी बताइए आप। कुछ नहीं है, देखिए डिग्री गुना 4/60 बराबर आवर। इसमें क्या है, आपको आवर दे दिया है, डिग्री निकालना है। तो क्या होगा, डिग्री निकालना है। अभी तो आपको आवर निकालना था, अब आपको डिग्री निकालना है। तो क्या होगा, डिग्री निकालना है ना, तो डिग्री को हम लोग डी मानते हैं, तो डी बराबर 4/60 है, 4/60। एच कितना होगा? अब एच में आप 6 मत लिख दीजिएगा कि 6H, नहीं, इन दोनों का बीच का अंतर होगा। मतलब 0 डिग्री में 4 बज रहा है और कहीं 6 बज रहा है, तो दोनों का अंतर कितना घंटा का है? 2 घंटा का अंतर है। तो यहाँ बराबर में एच में आएगा 2 और बटा 1 मान लेते हैं। तो डिग्री बराबर 4/60 बराबर ये दोनों का अंतर 2/1, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए। डी बराबर 4 1 जा 4, 60 से 2 गुना करेंगे 120, क्रॉस इसको काट देंगे, 4 1 जा 4 को 30 से गुना करेंगे 120, तो डिग्री 30, मतलब वो देश 30 डिग्री में स्थित है। ठीक है, समझ में आ गया।
कि अगर ग्रीनविच में या 0 डिग्री में 4 बज रहा है तो 30 डिग्री में 6 बजेंगे। अब क्या 30 डिग्री पूर्व की पश्चिम, वो तो बोलिए अब 30 डिग्री पूर्व की पश्चिम, 4 से समय बढ़ रहा है। समय कब बढ़ता है? जब पूर्व में जाते हैं, जब पूर्व में जाते हैं तब समय बढ़ता है। तो समय बढ़ रहा है मतलब 30 डिग्री पूर्वी, 30 डिग्री पूर्वी, ठीक है, 30 डिग्री पूर्वी। तो ये है समय निकालने का एकदम फॉर्मूला। अगर फॉर्मूला दिमाग में बैठ गया तो सब समय आप आसानी से निकाल सकते हैं। अब कुछ अन्य पॉइंट, हम लोगों ने अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा को देखा, समय कैसे निकालते देख लिया। अब अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा से पूछे जाने वाले कुछ 2 महत्वपूर्ण पॉइंटों को देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। अब क्या होता है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा? मतलब 180 डिग्री देशांतर। पहले ये जान लिया कि 180 डिग्री देशांतर एक ही है, ये 2 नहीं है। 180 पूर्व है, 180 पश्चिम, दोनों एक ही है। अब क्या होता है देखिए, ये ग्लोब है, ये 0 डिग्री है, तो इस 0 डिग्री के ठीक उल्टा में मानते हैं यहां है 0 डिग्री, तो इसके ठीक ऑपोजिट में यहां होगा 180 डिग्री, ठीक है। तो यहां मान लेते हैं हम लोग ये 0 डिग्री, तो इसके ठीक ऑपोजिट में, तो हम लोग ऑपोजिट वाला बना लेते हैं। ये पृथ्वी को सामने से देखें, ऑपोजिट से देखते हैं हम लोग, टेढ़ा बन गया। अब ऑपोजिट से बनाते हैं, ठीक है। अब ये भी 0 डिग्री को लग रहा होगा, लेकिन 0 डिग्री उस पार था, मैं पृथ्वी को उल्टा कर दिया, तो यह है 180 डिग्री। 0 डिग्री भी ऐसी तरह है, लेकिन वो उस पार है। अब ग्लोब को इस तरह देखिएगा तो यहाँ 0 डिग्री, और उल्टा के देखिएगा तो यहाँ भी एक ऐसा ही होगा, लेकिन वो 0 डिग्री नहीं होगा, क्योंकि देशांतर रेखा अर्धवृत्ताकार होती है। तो इधर तो 0 डिग्री, लेकिन उसका उल्टा में, ऑपोजिट में 180 डिग्री। तो ये है 180 डिग्री, इसके ऑपोजिट में होगा 0 डिग्री अपना। तो ये 180 डिग्री देशांतर के अगर आप पूर्व में जाएंगे तो एक दिन घट जाएगा, और पश्चिम में जाएंगे एक दिन बढ़ जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है कि 180 डिग्री देशांतर अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के पूर्व में जाएंगे एक दिन घट जाएगा, मतलब यहाँ अगर मान लीजिए कि इधर जाएंगे पश्चिम में एक दिन बढ़ जाएगा। अब मान लीजिए यहाँ 24 तारीख है, यहाँ कितना तारीख होगा? 25 तारीख होगा, ठीक है। यहाँ मान लीजिए 26 तारीख है, यहाँ कितना होगा? 27 होगा। इस तरह से समय निकालते हैं हम लोग, ओके। आई थिंक आपको क्लियर हुआ होगा। कुछ और पॉइंट इसी से, सभी रेखा क्या होती है? एक तरह होती है, कोई ऐसा एकदम सीधा है, कोई ऐसा है सीधा है, लेकिन ये एकमात्र ऐसा रेखा है जिसको अपने स्थान से 4 बार मोड़ा गया है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को अपने स्थान में 4 बार या उससे अधिक कई बार मोड़ा गया। देखिए यहाँ मोड़ा, यहाँ मोड़ा गया, यहाँ मोड़ा गया। अब देखिए क्यों मोड़ा गया, देखिए मानिए यहाँ कोई देश है, तो अगर 20 से कट कर देंगे ना तो इस देश के इधर तारीख और इधर तारीख में अंतर हो जाएगा ना, इसलिए साइड से ले चल गया। यहाँ भी कोई देश होगा, यहाँ भी कोई जगह होगा, इसीलिए इसको मोड़ा गया है। यहाँ तक क्लियर है? चलिए हम लोगों ने देशांतर को भी समझ लिया, अक्षांश समझ लिया, ग्लोब समझ लिया। एक अन्य बिंदु रह गया है, उसको देख लेते हैं। ये पृथ्वी है, बोलिए कौन सी रेखा? विषुवत रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा। मानते सूर्य है, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी में पहुंच रहा है। अब देखिए सूर्य का प्रकाश लंबवत कर्क रेखा से मकर रेखा का बीच पड़ेगा। कर्क रेखा से मकर रेखा का बीच सूर्य का किरणें लंबवत पड़ेगी, ठीक है। अब देखिए 21 जून एक ऐसा समय है, 21 जून जब सूर्य का किरणें कर्क रेखा पे लंबवत पड़ती है, क्या होगा तब? कर्क रेखा में अधिक गर्मी होगा और उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटी रात हो जाएगी। क्वेश्चन पूछेगा उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटी रात कब होती है? 21 जून को। ठीक ऑपोजिट में दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ी रात और सबसे छोटा दिन हो जाएगा। यहां तक क्लियर है? अब 21 मार्च एक ऐसा समय है, 21 मार्च और 23 सितंबर दोनों, सितंबर, हाँ 23 सितंबर, ये दोनों समय सितंबर, इसमें किरणें कर्क में ना पड़ के
इसमें पड़ती है लंबवत, विषुवत रेखा पे लंबवत पड़ती है, तब क्या होगा, यहाँ भी दिन रात समान रहेगा उत्तरी गोलार्ध में और दक्षिणी गोलार्ध में भी दिन रात समान रहेगा। अब आगे बढ़ते हैं, 22 दिसंबर समय आ गया, क्या आ गया 22 दिसंबर। अब क्या होगा, सूर्य की किरणें इधर लंबवत पड़ेगी, मकर रेखा पे लंबवत पड़ती है, तो क्या होगा, दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटी रात, ठीक ऑपोजिट उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ी रात सबसे छोटा दिन। ये आप एकदम क्लियर रखिएगा। 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन और सबसे बड़ी रात 22 दिसंबर को। कहाँ सबसे बड़ी रात 22 दिसंबर को उत्तरी गोलार्ध पे, और सबसे छोटा दिन कब होगा, दक्षिणी गोलार्ध पे, तो 22 दिसंबर को होगा। ठीक है, तो ये आपको आई थिंक अच्छे से समझ आ गया होगा। अक्षांश दशांश का कॉन्सेप्ट हम लोग यहीं समाप्त कर देते हैं आज के वीडियो में। तो आई थिंक ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया होगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, हमारी वीडियो को लाइक करते रहिएगा और अगले वीडियो का वेट करें। तब तक के लिए धन्यवाद।